नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि गृह परिचर्या के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं गृह परिचर्या होता क्या है तथा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर गृह परिचर्या की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति जो शुरुआत करता है वो मकान बनवाने से करता है, क्योंकि जब सबसे पहले बड़ा काम होता है मकान बनवाना। जब मकान बन जाता है तो उसके बाद गृह सज्जा अपने आप जो है व्यक्ति के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि हम अपने मकान को किस तरीके से सजाएं या किस तरीके से उसको सुविधाजनक एवं आकर्षक बनाएं। तो गृह परिचर्या का मतलब, गृह का मतलब हो गया घर और परिचर्या का मतलब हो गया कि उसको सजा करके रखना। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही हो गया कि जो हमारा घर बना हुआ है जिसमें हम रहते हैं उसको किस तरीके से हम सजा करके रखें कि वह हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा हो, हमें देखने में भी अच्छा लगे और हमारी सुविधाजनक भी हो। अब इसमें देखते हैं गृह परिचर्या के उद्देश्य, हमें किस किस उद्देश्य से गृह परिचर्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है आराम प्रदान करना, क्योंकि अगर गृह परिचर्या कर लेते हैं तो यह हमारे लिए ही आराम होता है। क्योंकि जो अगर गृह परिचर्या का मतलब क्या हो कि जो सामान है उसको सही से व्यवस्थित कर देना। अगर सामान सही से व्यवस्थित कर दिए हैं तो यह हमारे लिए ही आराम है। जो सामान हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाता है और हाँ, जो हमारा घर होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद अगला है सुरक्षा प्रदान करना। जो सुरक्षा प्रदान करना कैसे हुआ, जैसे व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में सततता की अनुभव करने में सहायता करती है। जैसे कार्ड टेबल, कुर्सियों के सामान्य समूह कार्य को अगर भली भांति प्रकाश में किया जाए तो वो खेल के लिए प्रयोग किए जाए, जिससे पूरा परिवार खेल का मनोरंजन कर सके। तो इस तरीके से ये हमारी सुरक्षा का भावना भी प्रकट करता है। उसके बाद है व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करना। जैसे अगर हमारा घर सजा हुआ है, व्यवस्थित हुआ है, तो ये हमारे व्यक्तिगत विकास को भी प्रेरित करता है तथा आगे बढ़ने में मदद करता है। उसके बाद अगला है भाव की अभिव्यक्ति। हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है, जो हमारे अंदर सोच समझ होती है, वो हमें हमारे गृह परिचर्या के द्वारा बाहर दिखाई देती है। जैसे जो व्यक्ति जिस हिसाब से होता है वो उसी हिसाब से अपने घर को सजा करके रखता है। तो इससे हमें पता चलता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके की मानसिकता का है। उसके बाद देखते हैं गृह परिचर्या कौशल की आवश्यकता। जो हमारी गृह परिचर्या होती है उसमें कौन कौन से कौशल या कौन कौन सी कला की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले परिचर्या के लिए चयन, जो भी सजावट हम कर रहे हैं उसके लिए क्या चीज़ हमें चयन करना है, किस हिसाब से बाज़ार में हम जाएंगे तो क्या क्या सामान खरीदेंगे, क्योंकि सामान को देखने के लिए हमें अपने घर का स्ट्रक्चर व अपने घर की आवश्यकताओं को भी देखना है। तो सबसे पहले चयन करना आना चाहिए, तभी हम अच्छी परिचर्या कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं परिचर्या की पुनर्व्यवस्था के लिए। पुनर्व्यवस्था मतलब दोबारा से किसी सामान को यूज करने के लिए। तो जैसे अगर कोई सामान लगातार एक ही जगह पे यूज किया जा रहा है, अगर वो उस जगह के लिए ठीक नहीं है तो उसको हम फिर से किसी दूसरी जगह पे प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये भी कला आनी चाहिए कि जो परिचर्या हम कर रहे हैं उसमें जो भी सामान की हम व्यवस्था किए हैं उसको फिर से व्यवस्था करके इसको रीयूज कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं पर्दे के बारे में देखते हैं कि पर्दे हमारे लिए किस किस तरीके से उपयोगी होते हैं। जैसे पर्दे हमें तेज़ धूप से बचाते हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी से, सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव करते हैं। पर्दों के कमरे से भीतर का दृश्य दिखाई नहीं देता, तो ये गोपनीयता भी बनाए रखते हैं। तो पर्दे के इतने महत्व होते हैं। आगे देखते हैं पर्दे के प्रकार। इसमें पर्दे के कितने प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं केसमेंट के पर्दे। ये क्या होते हैं, इस प्रकार के पर्दे काफ़ी बड़े होते हैं और केसमेंट अथवा मोटे अपारदर्शी कपड़े से निर्मित होते हैं। ये आर पार दिखाई नहीं देते हैं। ये पर्दे बाहरी रोशनी को अंदर आने नहीं देते हैं। उसके बाद है कांच के ऊपर लगाए जाने वाले पर्दे। इन पर्दों का आकार छोटा होता है तथा ये केवल खिड़की को ही ढकते हैं जिस पर कांच लगा हुआ था। कुल मिला के ये पर्दे जहाँ पे कांच लगा होता है उसी के ऊपर लगाने के लिए होते हैं। उसके बाद है लंबे पर्दे। इस प्रकार के पर्दे कमरे की साज सज्जा में बहुत सहायक होते हैं और ये अधिक मोटे व उत्तम किस्म के कपड़े के बने होते हैं। जैसे साटन, सूती कपड़ा अथवा मखमल, इनसे अच्छी परत बनती है और ये ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। तो देखा जाए तो सबसे इसमें से सबसे जो अच्छे पर्दे होते हैं वो लंबे पर्दे होते हैं। पर्दे के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे सूती पर्दे हो गए, पॉलिएस्टर के पर्दे, सावर के पर्दे,
पॉलिएस्टर साटन, सिल्क कॉटन के पर्दे आदि। पर्दे कई प्रकार के होते हैं तथा कई वस्तुओं से बने होते हैं। उसके बाद देखते हैं दरवाजों व खिड़कियों पर पर्दे लगाए जाने के लिए कई पारंपरिक व आधुनिक साधनों का ब्यौरा होता है। जैसे पारंपरिक साधन क्या है, जो हम अपना घर में प्रयोग करते हैं, जैसे पर्दे को डोरी से बांधकर। हम कई जगह के पर्दे ऐसे लगाते हैं, डोरी बांध देते हैं, उसके बाद उसमें पर्दे लगा देते हैं। उसके बाद है क्लिप व पाइप द्वारा किसी पाइप को या क्लिप से फंसा करके पर्दे को टांग देते हैं। उसके बाद है क्या है, पिलमेट द्वारा। तो पिलमेट जो होता है वो क्लिप तथा पाइप लकड़ी के कवर ढकने आकर्षकता को बढ़ाए लगाने के लिए लगाए जाते हैं, जिसे पिलमेट कहा जाता है। पिलमेट जो होता है वो लकड़ी का बना होता है तथा ये दरवाजे तथा खिड़कियों के ऊपर बनाया जाता है। इसमें पर्दे, इसके अंदर जो है पतली पाइप डाली जाती है जिसमें पर्दे लटकाए जाते हैं। उसके बाद आधुनिक साधन देखते हैं क्या है। आधुनिक साधन में जैसे ड्रेपरी रॉड, ये क्या है, इस रॉड में पर्दे को लटकती डोरी द्वारा खोला या बंद किया जाता है, ड्रेपरी रॉड हो गया। उसके बाद है सोफिया रॉड, इस पर्दे को हाथ से खोला व बंद किया जा सकता है, ये एल्युमिनियम या लोहे की होती है। उसके बाद है पर्दे लगाने की विधि, कैसे कैसे हम पर्दे लगा सकते हैं। जैसे कमरे की खिड़की में पर्दे लगाने की विधि कई तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे कमरे व घर से बाहर से दिखाई देने वाले भाग व कमरे के प्रयोग के आधार पर पर्दे का चुनाव किया जाता है कि किस हिसाब से हमें बाहरी सामान को देखना है या नहीं देखना है, या किस हिसाब से हमें पर्दे लगाना है, वो घर के व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करते हैं। उसके बाद है पर्दे का चयन, रंग बनावट व डिजाइन। पर्दे का चयन, रंग बनावट हमें अपने घर के हिसाब से करना है। जैसे पर्दे का कपड़ा खरीदते समय फर्नीचर के रंग का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर कमरे के रंग से मेल खाते हुए पर्दे लगाए जाएं तो कमरे की सुंदरता और अधिक हो जाती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि कपड़े का रंग पक्का है, कपड़ा मजबूत और टिकाऊ हो और धोने के बाद सिकुड़े ना। तो इस तरीके से पर्दे को खरीदने के लिए भी हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पर्दे अगर कमरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए जाए तो कमरों में जालीदार तथा महीन कपड़े के पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। ये तो हमारे पसंद पे और जो हमारे घर होती हैं उसकी जो है उस पर निर्भर करता है कि किस हिसाब से पर्दे लगाना है। और डिजाइनर पर्दों का चयन करते समय कमरे के आकार का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्दे के कपड़े चुनते समय हाथ से टंगे हुए पर्दों की भांति इकट्ठा कर जिस तरह से खिड़की में लगा हुआ दिखेगा वो देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है दरी कालीन। अमेरिका तथा यूरोप में घरों को कालीन से सजाने की बहुत पुरानी परंपरा है और वहीं से ये परंपरा हमारे भारत में भी विकसित हुई है। बहुधा कमरों के सारे फर्श को अच्छे कालीन से ढका जाता है और सजावट के अलावा वहाँ फर्श पर कालीन बिछाने का एक और भी कारण है। जैसे शीत के मौसम में फर्श को ढकने से कमरे में ठंडक का असर कम हो जाता है। इस तरीके से जो दरी व कालीन होती है वो नीचे फर्श पे बिछाने के लिए होती है और ये कहाँ पे से विकसित होकर के आई है, अमेरिका व यूरोप से। उसके बाद देखते हैं बिछावनों के प्रकार। जो नीचे बिछाने के लिए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ऊनी तथा सूती कालीन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऊनी कालीन इतने सुंदर होते हैं कि वो देश के बाहर भी मंगवाए जाते हैं, लेकिन वे अधिक महंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश के सूती कालीन तथा ऊनी कालीन की तुलना में सस्ते रहते हैं और गर्मी के मौसम में अधिक उचित लगते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के बिछावने होते हैं। जैसे भारत में कारपेट लिमिटेड के फ्लोर तथा डेकोरा नामक कालीन बिछाए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। जो भारत में होता है वो कौन से बनते हैं, फ्लोर तथा डेकोरा नामक कालीन बनाए जाते हैं। यह अत्यंत मुलायम होते हैं और अत्यधिक महंगे भी होते हैं, क्योंकि जो सामान जितना अच्छा होता है उतना महंगा भी होता है। अब तो ऊन के साथ नायलॉन तंतु को मिलाकर भी कालीन तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। पहला है लाइनोलियम। यह जो होता है ये सरेस, कार्क, अलसी के तेल एवं लकड़ी के बारीक बुरादे से तैयार किए जाते हैं। ये कई प्रकार के रंग व डिजाइन के बने हुए होते हैं। उसके बाद है शीतल पाटी। जो शीतल पाटी जो होती है वो चटाई सबसे सस्ती होती है। यह ग्रीष्म ऋतु में ठंडी रहती है तथा आधुनिक समय में शीतल पाटी की तरह ही नायलॉन की डोरियों की चटाइयाँ भी मिलने लगी हैं। उसके बाद देखते हैं दरी। जैसे सूती दरियों के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आते हैं। आगरा की दरी अत्यंत प्रसिद्ध है। कुछ सालों में हरियाणा में भी अत्यंत सुंदर व चटकीले रंगों की दरियां तैयार होने लगी हैं। उसके बाद है
जैसे इसमें स्त्रियों द्वारा निर्मित जो पंजा दरियाँ होती हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है चटाई। चटाई तो आप लोग जानते हैं और प्रयोग भी करते होंगे। जो पटसन एवं नारियल की जटा की चटाइयाँ अधिक सुंदर बन रही हैं और यह सही दामों में भी मिल जाती हैं, इसीलिए यह हर घर के हर एक हर एक परिवार में देखी जाती है। इनकी अलग अलग चौड़ाई होती है तथा ये थानों में बनती है। तो कालीन तथा दरी का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रंग तथा नमूना कैसा होता है। जैसे कुछ बातें हैं ध्यान रखने के लिए, जैसे फर्श का बिछावन ऐसा हो कि उसे साफ करना और कीड़े मकोड़ों से बचाना आवश्यक है। और अच्छे कालीनों के नीचे की तरफ फेल्ट, फोम, रबड़ अथवा फोम प्लास्टिक लगाने से वह काफ़ी लंबे समय तक चलती है। जिस कमरे में लोगों का अधिकाधिक आना जाना हो वहाँ पर काफ़ी समय तक चलने वाला बिछावन ही सही रहता है। जिस स्थानों में धूल व मिट्टी अधिक उड़ती हो वहाँ पर गहरे रंग के बिछावन होने चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी गंदे होकर के खराब होने लगते हैं। उसके बाद अगला है वॉल सीलिंग एवं वॉल पेंटिंग। ये वॉल सीलिंग और वॉल पेंटिंग क्या होता है? जैसे आंतरिक दीवारों को पेंट, दीवारों तथा छत को पेंट करने के क्रम में सबसे पहले ट्रिम की पेंटिंग करें, उसके बाद छत तथा अंत में दीवारें। तो इस तरीके से ये पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दीवारों को टेप करने की तुलना में ट्रिप को टेप करना आसान होता है। ट्रिम को पेंट करते समय भी की जाने वाली परत एक दार पेंट करने पर यह भी ध्यान केंद्रित करने की अधिक आवश्यकता होती है कि इसके आसपास रंग ना फैल जाए, और फैल भी जाए तो उसे दीवारों को पेंट करते समय सुधारा जा सके। तो इस तरीके से ये पीओपी तथा ये वॉल पेंटिंग की बातें की जा रही हैं, किस तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है दीवारों की पेंटिंग की प्रक्रिया। जो दीवारें होती है उस पर कैसे की जाती है। जैसे सबसे पहले कमरे को सारा फर्नीचर हटा दें, तभी आसान रहेगा, और कमरे की खिड़कियां, दरवाजे और अलमारी को प्लास्टिक चीज़ से ढक दें। उसके बाद हटाने योग्य सीलिंग फिक्सचर को निकाल कर अलग कर दें अथवा पेंटर टेप से ढक दें। उसके बाद दीवारों व छत की सतह को सैंड पेपर से रगड़कर अतिरिक्त धूल के कण को खोखले प्लास्टर की परत को साफ करें। इसके बाद स्पंज अथवा मुलायम कपड़े से पेंटिंग की जाने वाली अतिरिक्त धूल को साफ कर दें। फिर दीवारों व छत पर मौजूद जो दरारें हैं, वो छिद्र हैं, उसको भर दें। फिर ड्रॉप क्लॉथ प्लास्टिक शीट से फर्श को ढक दें। उसके बाद है पेंटिंग के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए होती है। जैसे पेंट के लिए बाल्टी, रोलर पेन, पेंट कंडीशनर, प्राइमर, सैंड पेपर, स्पैकिंग कंपाउंड, पुट्टी, पेंट रोलर टूल, पेंट ब्रश, स्टेप स्टूल, पेंटर टेप, पेंट ब्रश, तो पुट्टी, नाइफ, इस तरीके से इतने मटेरियल चाहिए होते हैं। उसके बाद है सीलिंग तथा दीवारों पर प्राइमिंग, जो प्राइमर किया जाता है। रोलर टूल के प्रयोग से छत की सतह पर मौजूद दाग धब्बों को छिपाने के लिए लेटेक्स पेंट प्राइमर की परत करें। अगर छत की सतह चिकनी अथवा हल्के डिजाइन वाली है तो सीलिंग के लिए इंटीरियर लेटेक्स ड्राइवाल प्राइमर करना चाहिए। उसके बाद अगला है सीलिंग तथा दीवारों पर प्राइमर की 2 परत करने से सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सीलिंग व दीवारों की परत से प्लास्टर की खामियों को, उसकी जो कमियां हैं, उसको पुट्टी से ढका जा सकता है। उसके बाद है ट्रिम पेंटिंग प्रक्रिया। ये क्या होती है? इसमें सबसे पहले दीवारों पर सजावटी बनावट वाली सतह ट्रिम को पेंट करना आरंभ कर दें। उसके बाद बनावट वाली सतह के आधार पर आवश्यकता के अनुसार या जितनी भी इंच हमें चाहिए वो चौड़े ब्रिस्ल वाले पेंट ब्रश की सहायता से ट्रिम वाली सतह को पेंट करें। तो इस तरीके से पेंट करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद सीलिंग पेंटिंग प्रक्रिया कैसे की जाती है? छत को पेंट करने के लिए पेंट रोलर टूल का प्रयोग करना बेहतर रहता है। एक सार पेंटिंग करने के लिए सीलिंग की संपूर्ण सतह को 3-4 वर्ग फुट के वर्गों में बांटकर पेंट करना चाहिए। इस तरीके से ये पेंट करना बताया जा रहा है। उसके बाद अगला है दीवारों की पेंट करने की प्रक्रिया। अब दीवारों को पेंट करने की कैसी प्रक्रिया होती है? जैसे दीवार पर रोलर टूल को ऊपर से नीचे तक रोल करते हुए डब्लू आकार के स्ट्रोक की एक श्रृंखला में दीवार व आगे व पीछे रोलर करें जब तक कि अनुभाग पूरा ना ढक जाए। तो इस तरीके से जो रोलर पेंटर होता है उसको आप देखते होंगे, किसी पेंटर को देखे होंगे, वो रोलर एक बार ऊपर लेके जाता है फिर नीचे लेके आता है, इस तरीके से वो पेंट को करता है। उसके बाद अगला है
ट्रिम का टेप हटाना, जहाँ पे हमने ढका हुआ था, टेप लगाया हुआ था, उसको हटाना। जैसे पेंट सूखने के बाद टेप को ट्रिम से खींचकर नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि पेंट दीवार इंच टेप के मध्य एक फिल्म बनाता है, जिसकी वजह से टेप को खींचने पर दीवारों के पेंट का साथ भी उखड़ने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि गृह परिसज्जा में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है तथा किस तरीके से हम गृह सज्जा परिसज्जा को अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।